नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग ग्रामीण परिवेश को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये हम जो ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, यह ग्रामीण परिवेश राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्रामीण परिवेश में यही समझते हैं कि राजस्व लेखपाल होता कौन है, राजस्व लेखपाल के काम और कर्तव्य होते क्या हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्व लेखपाल। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए राजस्व लेखपाल होता क्या है। आप ये मत समझिए कि राजस्व लेखपाल के बारे में बता रहे हैं, आप इतना जान लीजिए कि राजस्व लेखपाल का भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि राजस्व लेखपाल होता कौन है। मान लीजिए अभी आपके सामने रखते हैं क्वेश्चन, राजस्व लेखपाल होता कौन है। पहला ऑप्शन है राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। दूसरा है डीएम, एसडीएम, तहसीलदार का अधीनस्थ होता है। तीसरा है विकास कामों के लिए सरकारी कर्मचारी होता है। चौथा है ग्रामीण स्तर का कर्मचारी होता है। तो देखो, चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। जिसमें से वो कह रहा है कि राजस्व विभाग का कर्मचारी हो, तो भैया राजस्व विभाग का कर्मचारी है ही, क्योंकि उसमें खुद लिखा है राजस्व लेखपाल। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार का अधीनस्थ होता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। विकास कामों के लिए सरकारी कर्मचारी, बिल्कुल विकास काम जितने भी होते हैं सब सही है। ग्रामीण स्तर का कर्मचारी होता है, ये तो है ही सही। देखो, चारों ऑप्शन सही है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज पिन करना है, एक चीज पॉइंट में करना है कि देखिए, राजस्व विभाग का कर्मचारी हो तो सही है, डीएम एसडीएम के अधीनस्थ होता है, ये भी सही है, और ग्रामीण स्तर का कर्मचारी ये भी सही है। लेकिन यहाँ एक चीज पकड़नी है कि विकास कामों के लिए एक कर्मचारी होता है। देखो, विकास के काम करने के लिए जो कर्मचारी होता है उसको कहते हैं सेक्रेटरी और सचिव। तो आपको केवल यही एक चीज को देखना है कि जो लेखपाल होता है वो विकास के कार्यों को नहीं करता है। विकास के कार्यों का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने कोई काम दिया वो विकास वाले काम है, लेखपाल को काम दी वो नहीं करेंगे, ये बात नहीं है। विकास के कामों का मतलब है जो काम ब्लॉक से होते हैं, जो काम कोई शौचालय बनना है, कोई आवास आया है, इस प्रकार के कामों के लिए, विकास के काम के लिए लेखपाल न होकर के सचिव और सेक्रेटरी करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राजस्व जो लेखपाल होता है वो राजस्व विभाग का होता है, एसडीएम तहसीलदार के अधीनस्थ होता है, और ग्रामीण स्तर का छोटा सा कर्मचारी होता है। इसके बाद इससे एक चीज और समझिए कि 1906 तक राजस्व लेखपाल को 1906 तक जो वेतन मिलती थी वह पहले गांव के लोगों के द्वारा ही मिलती थी। जैसे मान लो ये 1905 चल रहा है, तो 1905 में मुझे अपना खेत नपवाना है, तो मैं लेखपाल जी को बुलाऊंगा और भैया ये नाप दीजिए खेत, जो भी उनका भुगतान होगा मैं कर दूंगा। इसके अलावा सरकार कोई भी उसको पैसे नहीं देती थी। लेकिन 1906 के बाद यह चीज खत्म हो गई है, सरकार के द्वारा रखा गया है, सरकार के द्वारा भू अभिलेख दिए गए हैं, तब से ये चली आ रही है। इसके पहले जनता के द्वारा ही भुगतान किया जाता था। अब हम चलते हैं राजस्व लेखपाल के कुछ कामों की ओर। तो सीधा बात, पहला तो यही समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी गांव के रहने वाले हैं, ये आपके गांव का नक्शा हो गया, ठीक है, नॉर्मली ये नक्शा हो गया। इसके बाद समझिए, मान लो आपकी बगल का गांव है, ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है। तो देखिए ए बी सी डी ई, ये 5 गांव हो गए। मान लो आप मान लो इस गांव के रहने वाले हैं, ये इस गांव की ये आबादी का छोटा सा रकबा है, यहाँ ये आबादी पूरे गांव में, ठीक है। इस गांव में एक लेखपाल है, मतलब ये व्यक्ति इस गांव का लेखपाल है, ठीक। अब इस गांव में आबादी भी है, नदी, नाले, चक्रोड, खेत, तालाब, सभी चीजें हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मान लो इस गांव में सभी चीजें हैं, तालाब भी है, चक्रोड भी है, नाली भी है, पहाड़ भी है, सभी चीजें हैं। अब ये लेखपाल जो है इस गांव का लेखपाल है, तो अब इस लेखपाल को इस गांव के भू अभिलेख मतलब सभी चीजें ये जहां दर्ज होगी खतौनी में, खसरे में, ये सभी चीजें इस लेखपाल को दी जाएंगी। तो कहने का मतलब है
कि ये जो लेखपाल होता है वो इस गांव के भू अभिलेखों को अपने पास रखता है, संरक्षण करता है और सीधा सीधा माने कि अप्रत्यक्ष रूप से वो इस गांव की भूमि का मालिक होता है। मालिक का मतलब ये नहीं है कि वो उस जमीन को हड़प ले, मालिक का मतलब ये है कि उसके पास सभी भू अभिलेख रखे रहते हैं, किसकी कितनी जमीन है, किसने कब फसल बोई। मान लो यहाँ पर देखिए, अब इसमें आएंगे खसरा, खतौनी, नक्शा, ये सभी चीजों को लेखपाल अपने पास रखता है। आगे हम देखेंगे ये क्या होता है, खसरा क्या होती है, खतौनी क्या होता है, नक्शा क्या होता है, जमाबंदी, सभी बंदोबस्ती, सभी चीजों को देखेंगे। तो अब पहला चीज क्या हो गई कि लेखपाल जो होता है, जिस क्षेत्र जिस मौजे में लेखपाल तैनात होता है उस क्षेत्र के सभी भू अभिलेखों का वो है अप्रत्यक्ष रूप से मालिक होता है, उसका वो संरक्षण करता है। पहला हो गया। दूसरा, मान लो इसी क्षेत्र में कहीं पर आग लग जाती है, किसी के मकान में आग लग जाती है, किसी की फसल में आग लग जाती है, ओला वृष्टि हो जाती है, पानी ज्यादा बरस जाता है, बाढ़ आ जाती है, इसी प्रकार की घटनाएं अगर होती हैं तो लेखपाल का प्राथमिक रूप से काम होता है कि वो उस क्षेत्र में तुरंत फौरन ही जाए और उस क्षेत्र में इन सभी प्रकार की दिक्कतों को देखे और उसी की रिपोर्ट बना के उसका जो रुपए भुगतान कर लिख के अपने ऊपर के अधिकारी को भेजता है। भेजने के बाद जो मुआवजा मिलता है वो किसानों को मिलता है। तो दूसरा काम क्या होगा कि लेखपाल इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी प्रकार की आपदाओं को लिखता है और रिपोर्ट के माध्यम से ऊपर भेजता है। अगर कोई भी किसी प्रकार की नपाई करनी है, इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को नपाई करनी है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का खेत को जोत लिया है, तो इस प्रकार की नपाई भी करता है। लेखपाल जो है वो नपाई, इस क्षेत्र में अगर कोई भी नपाई हुई तो वो राजस्व लेखपाल के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा और समझते हैं हम कि अगर दो व्यक्तियों में आपस या फिर कोई भी सरकार का कोई काम किया जा रहा है, मान लीजिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 2-2 हजार रुपए मिलता है, या फिर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना से उसके पास अगर वो जमीन का मालिक होता है तो राजस्व लेखपाल का ही काम होता है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना के द्वारा 5 लाख रुपए उसको दिलवाने हैं। इस प्रकार की कई प्रकार की स्कीमें हैं जो कि राजस्व लेखपाल इस लेखपाल क्षेत्र के द्वारा इस लेखपाल क्षेत्र में काम करके उनको दिलवाता है। यही सब काम है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण काम है। आगे जैसे जैसे हम क्लासेस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम क्लासेस को अभी 1 लाइन भी चलाएंगे, 1 लाइन में क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन, लेकिन अगर आपका 5-10 क्लासेस इस प्रकार की चल जाती है कि लेखपाल होते कौन है, पता चले आपने पूरी क्लासेस पढ़ ली, आपको यही पता नहीं है लेखपाल कौन है, खसरा क्या होती है, खतौनी क्या होती है। देखो 2015 में आए एग्जाम के हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन अब जो क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है, तो चीजें इसके पूछेंगे क्योंकि आप लेखपाल बनने वाले हैं। उसके पहले इतना ज्यादा नहीं पूछा गया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ चीजों को। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है। मतलब लेखपाल एक होगा, लेखपाल गांव के लिए एक लेखपाल होगा जो कि उस गांव के भू अभिलेखों का संरक्षण करेगा, उस भू अभिलेखों का वो मालिक होगा प्रत्यक्ष रूप से। ये किस अधिनियम में, किस धारा में है? तो देखिए इसका आंसर है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में यह लिखा गया है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में यह लिखा गया है कि गांव में एक लेखपाल होगा जो भू अभिलेखों का संरक्षण करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बेसिक चीज है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं कि सीधा बात समझिए कि मैंने पिछली क्लास में भी, पिछली वीडियो में बताया था कि मान लीजिए किसी लेखपाल का ट्रांसफर करना है, मान लीजिए डीएम साहब आए हैं, डीएम साहब को कोई चीज, कमिश्नर साहब आए हैं, उनको लगा कि ये चीज लेखपाल गलत कर रहा है, ये चीज लेखपाल की कमी पाई गई है, तो लेखपाल को तुरंत सस्पेंड करिए। तो सस्पेंड करेंगे तो ऐसा है नहीं कि कमिश्नर साहब ने बोला सस्पेंड हो गए, नहीं, जब तक एसडीएम साहब साइन नहीं करेंगे तब तक वो लेखपाल सस्पेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि लेखपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? एसडीएम साहब। जब एसडीएम साहब नियुक्ति करते हैं तो उन्हीं के पास अधिकार है इनको सस्पेंड करने का। हाँ, आदेश दे सकते हैं कि सीएम आए हैं इसको तुरंत सस्पेंड करिए, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जब तक एसडीएम के साइन होंगे तब तक सस्पेंड नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन एक आएगा सीधा कि लेखपाल की नियुक्ति और लेखपाल का ट्रांसफर, स्थानांतरण ये कौन करेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है एसडीएम। एसडीएम के अलावा अगर आपको ऑप्शन में मिले एसडीएम तो ये सही है, अगर आपको मिले सहायक कलेक्टर, ये भी आंसर सही है, या फिर आपको मिले परगना अधिकारी, तो ये आंसर भी सही है, क्योंकि एसडीएम को ही हम बोलते हैं सहायक
कलेक्टर, उसी को बोलते हैं परिवहनाधिकारी। ये काफी पुराना नाम है, वर्तमान में जो नाम होगा वो होगा उप जिलाधिकारी। इस एसडीएम को ही बोलते हैं उप जिलाधिकारी। तो ये इसके आंसर हैं। तो सीधा समझिए, अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एसडीएम लेखपाल का जो ट्रांसफर स्थानांतरण है वो कौन करता है। तो उसमें कम से कम 10 लोगों के कमेंट थे, 10 ही लोगों के कमेंट में जिलाधिकारी का ऑप्शन आंसर दे रहे थे। तो मैं यही सोच रहा था कि ये भी लोगों को पता नहीं है, अगर कोई भी एग्जाम होगा तो सब लोग यही सोचेंगे कि लेखपाल जो होता है उसका जो स्थानांतरण जो सब चीज होता है वो डीएम साहब के द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एक तहसील से दूसरे तहसील में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो जरूर डीएम साहब करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि ट्रांसफर का मतलब होता है आपस में ट्रांसफर, तो वहां पर उप जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लेखपालों का कार्यों का विवरण कहाँ है। लेखपाल क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या काम नहीं करेंगे, इसका विवरण कहाँ पे दिया गया। तो इसका विवरण जो है वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में लेखपाल के सभी प्रकार के कामों को उसमें दर्ज किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल जो सेवा नियमावली है वो कब बनी। उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो नियमावली है वो कब बनी, उसका आंसर है 2006 में। 2006 में राजस्व लेखपाल की सेवा नियमावली बनी है। देखिए, आप सीधा समझिए कि अभी हमने बताया था कि लेखपाल किसी भी मौजे में जब लेखपाल होता है तो इसमें आबादी होते हैं, इसी में खेत भी होते हैं। जब खेत होते हैं तो लेखपाल का जो प्रमुख काम होता है वो यही है कि भाई आपके अपने क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जा रही है, कौन सी फसल कब बोई जा रही है, उस फसल में किस स्रोत के द्वारा सिंचाई की गई है, उस खेत में कितने पेड़ पौधे लगे हैं, यही सब चीजें देखी जाती हैं। उस खेत में क्या आबादी है कि नहीं है, आबादी है तो उसके पहले उसका 80 धारा की गई कि नहीं, मतलब कई चीजें होती हैं। तो अगर कोई भी लेखपाल इस मौजे में वो तैनात है, अगर वो इस मौजे में तैनात है तो इसमें होंगे 100, 200, 1000 गाटे भी हो सकते हैं। गाटे का मतलब है खेत नंबर। तो खेत नंबर में अगर लेखपाल इन खेतों पे जाता है कि इस मौसम में कौन सी फसल बोई है, आप सीधा क्वेश्चन समझिए कि लेखपाल जब अपने मौजे अपने क्षेत्र में फसलों का निरीक्षण करने जाता है कि उर्द बोई है, मूंग बोई है, क्या बोई है, गेहूं, चना, मटर क्या बोया है, तो इस जाने को, इस पूरी निरीक्षण को क्या कहा जाता है लेखपाल की भाषा में। तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि लेखपाल जब अपने क्षेत्र में फसलों का निरीक्षण करने जाता है तो उसको हम बोलते हैं पड़ताल। पड़ताल किसे बोलते हैं, तो पड़ताल का आंसर है कि लेखपाल जब अपने क्षेत्र में फसलों का निरीक्षण करने जाता है उसको बोलते हैं हम पड़ताल। पड़ताल के माध्यम से ही खेतों पर दर्ज बोर किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है खसरा क्या होता है। जब हम लेखपाल नहीं बने थे और आज भी आप लोगों को भी, कई लोगों को लगता है खसरा क्या है, तो खसरा एक बीमारी भी है और खसरा एक अभिलेख है लेखपाल का। तो इसको भी छोटा सा रूप समझ लीजिए कि ज्यादा आप समझेंगे कि कितने कॉलम होते हैं इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक एक कॉलम को बताने से कोई फायदा नहीं है। सीधा समझिए कि जो खसरा होता है, खसरा प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। समझिए इस चीज को, खसरा प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। खसरा हर वर्ष बनाया जाता है। हर वर्ष बनाया जाने का मतलब है लेखपाल के द्वारा हर वर्ष लिखित रूप से खसरा बनाया जाता है। आने वाले दिनों में खसरे को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, तो एक ही खसरे को हमें बनाना नहीं पड़ेगा, बस उसी में फसल चढ़ा दी जाएगी कि गेहूं की फसल बोई है, मटर की फसल बोई है। तो खसरा हर साल बनाया जाता है। दूसरा इसमें क्या है कि जो खसरा होता है उसमें पहला खेत नंबर दिया होता है, पहले नंबर पर खेत नंबर दिया होता है। जैसे आपका जो घर का एड्रेस है वो क्या देते हैं, हाउस नंबर 46, ग्राम ये, या फिर कॉलोनी ये, पिन कोड ये, सिटी ये, लैंडमार्क। इस प्रकार से हम जैसे मकान का नंबर लिखते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक मौजे में खेत नंबर होता है। जैसे मान ली 4 नंबर खेत है, अब खेत के बाद इसमें आ जाता है इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, 4 एकड़, 2 एकड़, कितना यार, कितना डिसमिल, वो आप समझिए अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। तो इतना मानिए आप कि पहला गाटा के बगल में दिया होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा हेक्टेयर में लिखा जाता है। हेक्टेयर मतलब 425 हेक्टेयर, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लिख दिया। इसके बाद जो उसकी खतौनी संख्या होगा, अभी हम खतौनी देखेंगे, तो उसकी खतौनी संख्या लिखी जाती है। इसके बाद लिखा जाता है उस व्यक्ति का स्वामी का नाम, उस व्यक्ति के स्वामी का नाम।
उस जो गाटर नंबर 4 है, इतना यार है, ये किसके नाम है? इस व्यक्ति के नाम। मान लीजिए उसका नाम मोहन है, तो मोहन के नाम इतना भूमि है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा देखिए, जब ये स्वामी का नाम होता है तो स्वामी के नाम के बाद देखा जाता है कि खसरे हर साल बनता है। तो ये देखा जाता है कि भाई इस साल कौन सी फसल बोई है, उस खसरे में ही दर्ज होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि हर साल किस अभिलेख में लेखपाल फसलों को दर्ज करता है, सीधा क्वेश्चन है, आंसर इसका है आपका खसरा। हो सकता है उसमें खतौनी आ जाए, हो सकता है ऑप्शन उसमें जमाबंदी आ जाए। तो आपको याद रखना है कि लेखपाल हर साल जब खसरा बनाता है तो हर साल फसलों को भी दर्ज करता है। तो उसमें फसलें दर्ज होती हैं, खरीफ की फसल, अभी खरीफ रबी सभी फसल पढ़ाएंगे, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। तो लेखपाल स्वयं खेत पर जाकर के इन सभी फसलों को पड़ताल करके अपनी फसलें चढ़ाता है। इसके अलावा और किस साधन से सिंचाई की गई है, कूप से की गई है या फिर नहर से की गई है, तो उन सभी प्रकार के साधनों को भी खसरे में दर्ज करते हैं। तो ये खसरा हो गया है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि खसरे में कितने कॉलम हैं। तो जनरली हम जो खसरा बनाते हैं उसमें जो कॉलम की संख्या होती है वो है 21, वो है 21। लेकिन कभी कभी आपको लोगों को द्वारा पढ़ाया जाएगा कि खसरे में कॉलम होते हैं 22। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आपका आया है खसरे में कितने कॉलम होते हैं, तो या तो 21 आएगा या 22 आएगा। तो 21-22 में जो भी आता है वो आपका सही है। असलियत में हम जो खसरा बनाते हैं उसमें कॉलम है 21, लेकिन अब एक नया कॉलम जुड़ गया है विवरण का, टिप्पणी का, उसमें हम कॉलम हो गए हैं 22-22। तो आपके 21 और 22 में दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 21 और 22 कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब आते हैं खतौनी। अब हम आते हैं खतौनी पे। तो देखो खतौनी क्या है कि मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझिए कि मान लीजिए आपकी एक ये कंपनी है ए, आपकी एक कंपनी है कि आपने शॉप खोली है ए, आपकी एक छोटी सी कंपनी है बी, आपकी छोटी सी कंपनी है सी, आपकी छोटी सी कंपनी है डी। इसका एक महीने का प्रॉफिट, एक दिन का 100 रुपए देते हैं, ये देते हैं 100, ये देते हैं 120, ये देते हैं 125। ठीक है, अब क्या है कि आप, ये तो हो गई है पूरे शहर की कंपनियां, उस कंपनियों में आपकी ABCD है, लेकिन और भी है, E भी है, F भी है, G भी है, H भी है, I भी है, J भी है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में हमारी खुद की कंपनी कौन कौन सी है, ABCD, और ये किसकी है, ये मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति की है, ये मान लीजिए अमित की है। ठीक, ये अमित की कंपनियां हैं। अब क्या है कि जब हम खुद अपनी कंपनियों के नाम लिखेंगे तो उन सभी कंपनियों में जब हम अपनी कंपनी के नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मेरे पास ए कंपनी है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है, मेरे पास डी है। क्लियर। अब जब अमित लिखेंगे अपनी कंपनियों के नाम, अमित जब अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ई है मेरे पास, एफ है मेरे पास, आई है मेरे पास, जी है मेरे पास। तो खसरे में क्या होता है कि प्रत्येक कंपनी के बारे में विवरण दिया होता है। खसरे में क्या होता है, प्रत्येक खेत के बारे का पूरा विवरण दिया होता है, उसको कहते हैं खसरा। लेकिन इस खेत को हम, इस व्यक्ति, ये व्यक्ति विशेष होता है, ये व्यक्ति विशेष, व्यक्ति का पूरा स्वामित्व माना जाता है कि इस व्यक्ति के नाम इतने खेत हैं, मतलब इस व्यक्ति के नाम ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी। इसी प्रकार खतौनी देखें तो खतौनी जब होती है तो किसी व्यक्ति के नाम पूरे उस मौजे में, पूरे उस क्षेत्र में जितने भी खेत होते हैं वो सभी खेत एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज होते हैं। इसी प्रकार इस दूसरे व्यक्ति के नाम भी दर्ज है। तो खसरा जो होता है वो एक एक खेत का होता है, एक एक खेत का। और खतौनी जो होता है, खतौनी जो होती है वो एक व्यक्ति के नाम जितने भी खेत हैं वो सभी दर्ज होते हैं। इतना आप समझ लीजिए। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, तो हम दोबारा उसको फिर से बता देंगे। और समझिए खतौनी में कॉलम कितने होते हैं, तो खतौनी में जो कॉलम की संख्या वो होती है 13। खतौनी में कॉलम की जो संख्या है वो है 13 और खसरा में 21 या 22। वर्तमान में हम लोग 21 का यूज करते हैं और कई ऑप्शन में 22 भी है, तो आपको 22 भी नजर रखना है आपको। चलिए अब देखिए पटवारी, लेखपाल। देखिए पहले
लेखपाल को पटवारी कहते थे। तो सबसे पहले ये समझिए हम लोग कि लेखपाल आए कहां से, कैसे आए। तो देखिए इतिहास में अगर हम थोड़ा सा जाएंगे पीछे, तो एक व्यक्ति थे शेरशाह सूरी। उनके एक मंत्री जी थे, राजा थे, उनका नाम था राजा टोडरमल जो थे वह क्या थे, भू अभिलेख मंत्री थे उनके। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो संभाल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने भू जो अभिलेख बने थे उनको संभालने के लिए छोटे छोटे लोगों को काम दे दिए, जो पढ़े लिखे थे उनको काम दे दिए। तो वो अब जो पूरा जो भू राजस्व संभालते थे अब उन्होंने छोटे छोटे व्यक्तियों को दे दिए। जब छोटे छोटे जो व्यक्ति है वो छोटे छोटे क्षेत्र को संभालने लगे, उन्हीं को वो काम अनुभव में आ गया, उनको वो एक्सपीरियंस होगा, उसका जब वो काम एक्सपीरियंस में आ गया तो अब उन्होंने उस पटवारी शब्द को निकाल दिया कि मतलब आप अब इस क्षेत्र के अकाउंटेंट है, आप इस क्षेत्र के लेखाकार हैं। इसी प्रकार से शुरू होते चलते चलते वही अभी तक चला आ रहा है। अब उसी का काम क्या हो, डेवलपमेंट हो गया, आप ये काम भी करेंगे, आप ये काम भी करेंगे। तो देखिए लेखपाल को कहीं पटवारी कहते हैं, लेखपाल को कहीं पटेल कहते हैं, लेखपाल को कहीं पंडित की माँ कहते हैं, पंडित माँ। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी पहले लेखपाल को पटवारी कहते थे, अब लेखपाल को क्या कहते हैं, लेखपाल। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसने उत्तर प्रदेश में लेखपाल का नाम दिया है, किसने उत्तर प्रदेश में लेखपाल का नाम दिया है। तो देखिए एक हमारे देश के किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी। तो चौधरी चरण सिंह जी ने पटवारी शब्द को ही खत्म कर दिया, पटवारी शब्द को ही खत्म कर दिया। इस खत्म जब शब्द किया तो क्या बोल दिया, लेखपाल। जब नई भर्ती उन्होंने निकाली उस समय काफी आंदोलन चले, जब आंदोलन चले तो उस पटवारी को, सभी पटवारियों को उन्होंने सस्पेंड, निलंबन सब कुछ कर दिया। जब कर दिया तो नई भर्ती निकालनी पड़ी, तो फिर ये केस होने लगे, इसलिए इस पटवारी शब्द को ही बोल दिया उन्होंने। पटवारी नाम का कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो पटवारी शब्द को खत्म करके एक नया नाम निकाला, वो है लेखपाल। तो अब पटवारी शब्द को लेखपाल का जो श्रेय जाता है वो जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक नया कि अगर हम ये पूछें कि वार्षिक रजिस्टर किसे कहते हैं, क्या वार्षिक रजिस्टर किसे कहते हैं, तो वार्षिक रजिस्टर खतौनी को कहते हैं, वार्षिक रजिस्टर भी खतौनी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर हम बोले कि खसरा और खतौनी, अभी हम बोले खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, अलग अलग है। लेकिन हम ये बोले कि खसरा और खतौनी दोनों को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, दोनों सम्मिलित रूप से जब हो जाते तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख खसरा और खतौनी दोनों को बोलते हैं अधिकार अभिलेख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीधे बात समझिए कि एक नया क्वेश्चन ये है कि हमारा जो महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से जो महीने चलते हैं ये इंग्लिश महीने हैं कि जनवरी से होकर दिसंबर तक चलते हैं। हमारा हिंदी में क्या होता है, चैत करके ये महीने चलते हैं। इसके अलावा अगर हम एक नए क्वेश्चन रखें कि जो फसली वर्ष है, जो कृषि वर्ष है, क्वेश्चन क्या है, कृषि वर्ष, किसानों का वर्ष, कृषि वर्ष, इसी को बोलते हैं फसली वर्ष, इसी को बोलते हैं फसली वर्ष। तो क्वेश्चन है या कृषि वर्ष हो या फसली वर्ष, तो कृषि वर्ष, फसली वर्ष कब से शुरू होता है और कब तक चलता है। तो इतना याद है, कृषि वर्ष, फसली वर्ष। हम लोग किसान के बेटे हैं ज्यादातर, तो किसान के जो बेटे हैं वो सभी लोग क्या है, कृषि से सम्मिलित जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो स्कूल है वो कब से खुलते हैं, हमारे जो स्कूल के एडमिशन होते हैं वो होते हैं जुलाई से। हमारे स्कूल के जो एडमिशन होते हैं वो होते हैं जुलाई से। तो जुलाई मतलब 1 जुलाई से शुरू हो जाता है कृषि वर्ष, फसली वर्ष कब तक चलता है, 30 जून तक। कब तक चलता है, 30 जून तक। याद रखना 1 जुलाई से 30 जून तक यह चलता है। कौन सा, कृषि वर्ष या फसली वर्ष, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक नई चीज है दाखिल और खारिज। दाखिल खारिज क्या कहलाता है, बार बार हम लोग तहसील में जाते हैं या फिर लोगों से पूछ मिलते हैं कि दाखिल खारिज। तो सीधी बात है, अगर हम किसी कमरे में हैं, हमारा कोई दोस्त आता है ना, तो हम बोलते हैं दाखिल हो गया, है ना, कोई चीज आती है फिर दाखिल हो गया। तो दाखिल का मतलब होता है एंट्री होना, अंदर आना। दाखिल का मतलब होता है एंट्री होना या फिर अंदर आना। खारिज का मतलब होता है खत्म करना, हटा देना। तो जब, याद रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है,
ये किसी व्यक्ति का खेत है, ये ए नाम के व्यक्ति का खेत है। इस खेत को बी नाम के व्यक्ति ने खरीद लिया। इस ए नाम के व्यक्ति के खेत को बी नाम के व्यक्ति ने खरीद लिया। हो सकता है ए नाम के व्यक्ति ने पूरा खेत बेच दिया, पूरा इस खेत को बेच दिया है। तो ए व्यक्ति का जो स्वामित्व इस खेत से क्या हो गया है, हट गया है। स्वामित्व का मतलब मालिकाना। तो ए नाम का जो व्यक्ति है वो इस पूरे खेत पर मालिक नहीं है। तो अब इसका नाम क्या होगा, खारिज, क्योंकि इसने बेच दिया है। किसको बेच दिया है, बी को। तो खारिज का मतलब क्या होता है, इस व्यक्ति का इस खेत से नाम हट गया है, ये होता है खारिज। अब भाई खरीदा किसने है, इस व्यक्ति ने। ये व्यक्ति क्या हो गया, इसमें एंटर हो गया, दाखिल हो गया। तो दाखिल का मतलब होता है जब कोई नया व्यक्ति कोई जमीन को खरीद लेता है तो उस जमीन पर भूस्वामी उस पर नाम आ जाए, उसको कहते हैं दाखिल। ये तो होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन समझ लिया। मान लीजिए इस जमीन का इतना हिस्सा इसने खरीद लिया है और इतना हिस्सा इसके पास है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जब कोई व्यक्ति, सुनने की जरूरत है इसमें, जब कोई व्यक्ति के द्वारा किसी भूखंड का कोई हिस्सा या अंश खरीद लिया जाता है, उस अंश में नए व्यक्ति क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है। नए व्यक्ति दाखिल हो जाता है और इस व्यक्ति का अंश इतना क्या हो जाता है, खारिज हो जाएगा। मान लीजिए ये 100 रुपए था, 100 रुपए में 100 रुपए पूरा हिस्सा था, इसमें उन्होंने 35 हिस्सा बेच दिया है। इस व्यक्ति ने इतना हिस्सा 35वां हिस्सा बेच दिया है। जब इतना हिस्सा बेच दिया है तो इस व्यक्ति का 35वां हिस्सा इसके नाम दर्ज हो जाएगा और बचा हुआ 65वां हिस्सा अभी भी इसके नाम दर्ज रहेगा। या तो पूरा बेच सकता है या फिर आधा अधूरा, जो भी बेचे वो बेच सकता है। तो दाखिल खारिज का मतलब सीधा है कि जब कोई व्यक्ति कोई अंश किसी व्यक्ति कोई खरीद लेता है किसी दूसरे व्यक्ति का, तो उतने अंश उसकी भूमि में वह दाखिल हो जाता है और इसके द्वारा बेचा जाता है, तो इसका नाम उतने अंश से खारिज हो, हट जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अमीन कौन होता है, नया क्वेश्चन है। अमीन सभी लोग सुनते हैं अमीन, अभी भर्ती भी आई थी कुछ दिन पहले अमीन की, कुछ साल पहले, दिनों नहीं साल पहले। तो देखिए अमीन की एक छोटी सी परिभाषा है, बढ़िया सी समझिए। जब कोई व्यक्ति गांव में दाखिल हो, जब कोई व्यक्ति गांव में जाए और उस व्यक्ति को देखकर ज्यादातर लोग भागना शुरू कर दे। जब कोई व्यक्ति गांव में आए और ज्यादातर लोग उस व्यक्ति को देखकर भागना शुरू कर दें, उसी को समझ लो कि वो अमीन आ गया है। आपको बिल्कुल से समझने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति गांव में एंटर करे और उसको देख के ही किसान भागना शुरू कर दे, समझो वो अमीन आ गया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अमीन का काम है राजस्व की वसूली करना। अमीन का काम है वसूली करना। और जब कोई व्यक्ति, आप ही समझ लिए, मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपए लिए हैं, वो कई बार फोन किए, भाई पैसा दो। हमने कहा मिल जाएंगे। अब वो सामने आ गया है या फिर आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाग जाएं, क्योंकि उसके हमें पैसे देना है और पैसे हमें अभी वर्तमान में देना नहीं है, पर है नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति से किसी व्यक्ति को कुछ लेना होता है तो देखते ही वो क्या करता है, भाग जाता है। तो अब जैसे ही अमीन आता है गांव में, तो जिस लोग से उसको वसूली करना है, पैसे लेना है, वो सभी लोग भाग जाते हैं, है ना। तो राजस्व अमीन जो अमीन होता है उसका प्रमुख काम क्या होता है, वसूली करना। और वसूली का मतलब है कि लोग देखते ही भाग जाएंगे। तो यही रीजन है अमीन। तो शुद्ध हिंदी में सुन लीजिए, अमीन का मतलब होता है भू राजस्व की वसूली करने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं अमीन। अब ये मत लिख देना कि ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर किसान भाग जाए, ये रियलिटी है, ये बेसिक रूप से रियलिटी है कि अगर आप किसानों से अमीन से पूछेंगे तो यही आंसर मिलेगा कि जिस व्यक्ति को देखते ही लोग किसान भागना शुरू करते हैं उसको अमीन कहते हैं। तो अमीन का असलियत काम क्या होता है, भू राजस्व को इकट्ठा करना, जितनी भी उधारी है किसानों की वो सभी लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि तहसील दिवस कब होता है। बार बार देखते हैं कि जैसे ही लोगों को किसी को शिकायत करनी है कि हमारी कोई जमीन जोते है, हमारा जो पट्टा हुआ था वो हमें जमीन नहीं मिली है, कई ऐसे क्वेश्चन लोग बोलते हैं हमारी जमीन हमको नहीं मिल रहा, उसका हक नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है, तो उसके लिए तहसील दिवस आते हैं। तो तहसील दिवस असलियत में होती कब है, तो देखिए तहसील दिवस जो होती है उसका मतलब होता है कि सरकार के द्वारा एक ऐसा दिवस चलाया जाता है जिसमें बड़े बड़े उच्चाधिकारी बैठते हैं, बाकायदा 4 से 5 घंटे ये मीटिंग चलती है। इस मीटिंग में गांव के लोगों को ये बताया जाता है कि आपको पूर्ण अधिकार है, आप अपनी शिकायत दीजिए, उच्च अधिकारी सुनेंगे आपकी बात। वही उच्च अधिकारी अपने
अधीनस्थ अधिकारी को देते देते नीचे अपने जो अगर भूमि से संबंधित है तो राजस्व लेखपाल को दिया जाएगा, अगर कोई चकबंदी है तो चकबंदी लेखपाल को दिया जाएगा, या फिर कोई विकास वाले काम है तो सेक्रेटरी को दिया जाएगा, या फिर कोई सप्लाई खाद्य वाला काम है तो वह पूर्ति निरीक्षक को दिया जाएंगे। सभी प्रकार के कामों को विभाग के हिसाब से बांट देते हैं। अब क्वेश्चन है कि जो मंगल दिवस है और जो तहसील दिवस है उसको कब और कहाँ, किस तारीख को, कौन से महीने में, कौन से सप्ताह में, सभी चीजें आती हैं। देखिए एक महीना जो होता है उस महीने में सोमवार से लेके शनिवार एतवार पूरा दिन चलते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। अगर तहसील दिवस पूछे तो इतना रखिए कि तहसील दिवस का मतलब होता है कि मंगलवार महीने का पहला और तीसरे मंगलवार को, महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को 10 से 2 बजे तक मीटिंग होती है। 10 AM से 2 PM के बीच मीटिंग होती है, उसी को हम कहते हैं तहसील दिवस। लेकिन वर्तमान में योगी सरकार ने मंगलवार के दिन को हटाकर शनिवार कर दिया है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि मंगल या तहसील दिवस कब होता है तो आपको लिखना है मंगलवार। अगर शनिवार ऑप्शन में नहीं है तो, अगर शनिवार है तो आपको शनिवार ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये पूछे कि तहसील स्तर का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, याद रखना तहसील स्तर का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है तो उसका आंसर है तहसीलदार। उसका आंसर है तहसीलदार। असलियत में तहसील का जो मालिक होता है वह SDM ना होकर तहसीलदार ही होता है, क्योंकि तहसील से ही तहसीलदार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ये है कि भूलेख निरीक्षक किसे कहते हैं। भूलेख निरीक्षक किसे कहते हैं तो सीधा है, उसको हम दूसरे शब्द में बोलते हैं RI, राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक, देखिए राजस्व निरीक्षक जो होता है, जैसे लेखपाल के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कामों, जांचों की पुनः जांच करने के लिए उच्च अधिकारी होता है। लेखपाल के द्वारा कोई भी काम किया जाए उसके ऊपर एक ऊंचा थोड़ा सा अधिकारी होता है, उसको हम कहते हैं राजस्व निरीक्षक। उसी को हम कहते हैं कानून गो। तो ये जो कानून गो होते हैं यही होते हैं भूलेख निरीक्षक। तो भूलेख निरीक्षक कौन होता है, राजस्व निरीक्षक या कानून गो। तो चलिए दोस्तों, आज हमने राजस्व लेखपाल से संबंधित कुछ बेसिक चीजों को देखा है। आने वाली क्लासेस में हम लोग और भी बेसिक चीजों को देखेंगे, और इसके बाद जब काफी हद तक बेसिक चीजें आ जाएंगी, जिसमें से कई स्कीम है कि प्रधानमंत्री के द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जाती है किसानों के लिए, राज्य द्वारा कौन कौन सी चलाई जाती है ना। जब सभी प्रकार की बेसिक चीजों को हम देख लेंगे, इसके बाद हम ऑप्शन पे आएंगे सीधा क्वेश्चन आंसर। अगर हम सीधे आ जाएंगे, आपको यही पता नहीं अमीन कौन है, पता चले आप अमीन को भूल रहे हैं, तो बेसिक चीजों को तो हमें कम से कम 10-5 वीडियो बनाने पड़ेंगे। इसके बाद फिर हम ऑप्शन पे आएंगे। इसके बाद हमें यूपी स्पेशल को भी देखना पड़ेगा, तो यूपी स्पेशल केवल सीधा आंसर आएंगे। तो यूपी स्पेशल में हमें बेसिक नहीं बनाना है, केवल ग्रामीण परिवेश में हमें बेसिक बनाना बहुत जरूरी है। अगर बेस सही नहीं होगा तो सीधे बात है कि मकान इमारत है जो गिर जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप ग्रामीण परिवेश के 12 से 15 जो क्वेश्चन जितने भी आने हैं, अगर इसमें आप बेस नहीं बनाएंगे तो एक 2 नंबर से ही आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आप सीधी बात समझिए, अगर कट ऑफ 75 भी गई है और आपके 73 नंबर रह जाते हैं तो आप 2 नंबर से समझ ले माने आने वाले दिनों में 7 से 8 साल फिर भर्ती नहीं आने वाली है। 7-8 साल फिर भर्ती नहीं आएगी। यही आपके पास अवसर है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैथमेटिक्स के लिए भी कई वीडियो के क्लासेस लेक्चर पड़े हुए हैं। अच्छे यूट्यूब पर टीचर हैं, जहां आप रह रहे हैं अगर कोचिंग है तो वहां कोचिंग में पढ़िए। इसके अलावा हिंदी के लिए आप जोड़ लगा दीजिए, पर्यायवाची विलोम सब जैसी चीजों को एकदम से रख लीजिए। इसके अलावा बची है आपकी हिंदी और मैथ के अलावा बचता है ग्रामीण परिवेश, यूपी और पूरी जो जीके होते हैं, जीके को भी हम संभाल लेंगे। जीके को भी हम 1 लाइनर करके कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपका मेन टॉपिक है वो है ग्रामीण परिवेश और यूपी स्पेशल। तो ग्रामीण परिवेश, यूपी स्पेशल से इन चीजों को हम आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।